मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आई होप आपने मेरे पुराने लेक्चर ज़रूर देखे होंगे। अगर अब तक आपने मेरे पुराने लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हम है आरडीएस। आरडीएस का मीनिंग क्या है बच्चों? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये क्वेश्चन बहुत आया गया है एग्जाम में और पूछते भी बहुत ज़्यादा है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर का नाम क्या है? आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है? पहले तो हम डेफिनेशन ही समझ लेते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन भी समझ लेते हैं वो है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिशिएंसी और द लेक ऑफ द सर्फेक्टेंट। क्या बोल रहे हैं? अगर डेफिशिएंसी हो या फिर क्या होगा, लेक ऑफ द सर्फेक्टेंट इन द लंग्स। लंग्स के अंदर क्या है, किसकी कमी रहेगी? सर्फेक्टेंट की कमी रहेगी। सर्फेक्टेंट है क्या? वन टाइप ऑफ द लिपोप्रोटीन इन द लंग्स रिजल्टिंग इन द इनएडिक्वेट लंग इन्फ्लेमेशन। अगर डेफिशिएंसी होगी सर्फेक्टेंट की लंग्स के अंदर तो क्या होगा? उसकी वजह से इनएडिक्वेट लंग इन्फ्लेमेशन होगा एंड द वेंटिलेशन होगा। उसकी वजह से क्या होगा? हाइपोक्सिया एंड द एसिडोसिस कंडीशन हो सकती है। दिस कंडीशन नॉन एज द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो इसीलिए आपको पता चला कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है क्या। तो क्या है बच्चों? लेक ऑफ द सर्फेक्टेंट इनटू द लंग्स। उसकी वजह से क्या होगा? इनएडिक्वेट लंग इन्फ्लेमेशन होगा एंड द वेंटिलेशन, हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस नाम की कंडीशन होती है। नेक्स्ट, in the absence of the surfactant, the lungs are unable to maintain his or her patency of the airway. So within the few hours after the birth, the lungs may be collapse. पता चला एब्सेंस होगा अगर सर्फेक्टेंट तो उसकी वजह से लंग्स अनेबल हो जाएंगे। क्या अनेबल करने के लिए? अनेबल टू मेंटेन हिज और हर पेटेंसी ऑफ द एयरवे। जैसे सर्फेक्टेंट की कमी रहेगी लंग्स के अंदर तो उसकी वजह से जो लंग्स अपना मेंटेन नहीं कर पाएगा। क्या मेंटेन नहीं कर पाएगा? पेटेंसी ऑफ द एयरवे। तो उसकी वजह से क्या होगा? कुछ ही घंटों में क्या हो जाएंगे? लंग्स हमारे क्या हो जाएंगे? कोलैप्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, चलो अब बात कर ली सर्फेक्टेंट की, लेकिन ये सर सर्फेक्टेंट है क्या वो तो हमें पता होना चाहिए ना। तो लेट्स सी, इट इज द फॉस्फोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? वन टाइप ऑफ द फॉस्फोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन है, फॉर्म बाय द, दो पॉइंट होते हैं कौन से? लेसिथिन एंड द सेकंड वन इज द स्पिग्मोमायोलिन। कौन से होते हैं? लेसिथिन और द नेक्स्ट वन इज द स्पिग्मोमायोलिन। तो याद रखना, सर्फेक्टेंट के नाम बताइए तो कौन कौन से सर्फेक्टेंट प्रेजेंट होते हैं? तो लंग्स के अंदर दो होते हैं। कौन कौन से बच्चों? लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसिथिन एंड सेकंड वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा है बच्चों? स्पिग्मोमायोलिन। नेक्स्ट, द नॉर्मल रेशियो ऑफ द लेसिथिन एंड द स्पिग्मोमायोलिन इज द 2:1 एट द 36 वीक। कौन से वीक में? 36 वीक में रेशियो कितने होते हैं? लेसिथिन एंड द सेकंड वन इज स्पिग्मोमायोलिन के 2:1 होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, सर्फेक्टेंट इज द फॉर्म बाय द, सर्फेक्टेंट फॉर्म किससे होते हैं? न्यूमोसाइड टाइप्स 2 सेल और द एल्वेलोर टाइप 2 सेल। देखो एक एक सेंटेंस में बच्चों के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। पहले तो फोकस करो कि सर्फेक्टेंट है क्या बच्चों। तो क्या है सर्फेक्टेंट? वन टाइप ऑफ द फॉस्फोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट, कौन कौन से होते हैं? लेसिथिन एंड द स्पिग्मोमायोलिन। कितना होता है उसका रेशियो? 2:1। कब होगा? तो 36 वीक में। नेक्स्ट, सर्फेक्टेंट फॉर्म करने वाला सेल के नाम बताइए तो कौन सा नाम होगा? निमोसाइड टाइप 2 सेल और द एल्वेलोर टाइप 2 सेल। नेक्स्ट, द सर्फेक्टेंट इज द फॉर्म बिटवीन द 20 to 35 वीक। सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन कब होना स्टार्ट हो जाएगा? 20 से लेके 35 वीक में। नेक्स्ट, the pneumocyte type 2 cell are the stimulated by the steroid for the formation of the surfactant। तो पता चला क्या बोल रहे हैं लास्ट में? जो न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल है वो क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे। किसको? बाय कैसे करेंगे? स्टीरोइड से, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सर्फेक्टेंट। तो पता चला सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस कब होते हैं? 20 से 35 वीक में। और जो न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल है stimulated by the steroids for the formation of the surfactant. Next, and LS ratio of the 2:1 or the more indicate the fetal lung maturity। अगर रेशियो कितना है? 2:1 या उससे ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं इजीली इंडिकेट क्या करेगा? लंग्स मैच्योर है। एंड द रिलेटिवली लो रिस्क ऑफ द इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। उससे बच्चे को क्या होगा? रिस्क कम रहेगा। नेक्स्ट, अगर एलएस रेशियो लेस देन 1.5 रेस्ट टू 1 है तो एसोसिएटेड विद द हाई रिस्क ऑफ द आरडीएस।
अगर उससे कम मिल रहा है तो वो क्या इंडिकेट करेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने की कंडीशन ज्यादा, संभावना ज्यादा हो सकती है। तो पता चला सर्फेक्टेंट क्या है, उसका फॉर्मेशन कब होगा। नेक्स्ट, रिस्क कंडीशन। आरडीएस होने की रिस्क कंडीशन कौन सी है? वैसे मैंने आरडीएस को मैंने एक बार फिजिकल एग्जामिनेशन जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको उसका थोड़ा डिटेल तो मैंने बोला ही था। ये पूरा लेक्चर हम उसका थोड़ा जो टॉपिक रिमेनिंग था उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। रिस्क कंडीशन में कौन सी आएगी बच्चों? तो पहली आएगी प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी। कौन सी आएगी? प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी। तो न्यूबॉर्न ऑफ द डायबिटिक मदर, अगर मदर कैसी है? डायबिटिक मदर है, तो विच इज द हाइपर इंसुलिनिया इनटू द प्रेजेंट इनटू द फिटस। इसकी वजह से क्या होगा? बच्चे में क्या देखने को मिलेगा? हाइपर इंसुलिनिया देखने को मिलेगा। सो इट इज द रिप्रेस द फंक्शन ऑफ द सर्फेक्टेंट। उसके वजह से क्या हो जाएगा? जो सर्फेक्टेंट का फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? डिप्रेस हो जाएगा। साइन एंड सिम्टम कितने घंटे में देखने को मिलता है? 5 to 6 आवर में। कौन कौन से होते हैं? रीजन फ्लेयरिंग, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। व्हाट इज द मैन साइन? याद रखना कि इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन देखने को मिलता है। जब मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ाया था तब उसका मैंने मीनिंग भी समझाया था कि व्हाट यू मीन बाय द इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। नेक्स्ट, ग्रंटिंग साउंड, टैकेप्निया, डिज्निया, साइनोसिस एंड द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये सब क्या देखने को मिल रहा है? साइन एंड सिम्टम कितने टाइम में देखने को मिलेंगे? 5 to 6 आवर में। नेक्स्ट, एंटीनेटल डायग्नोसिस। ये डायग्नोसिस वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे आरडीएस को। तो एंटीनेटल डायग्नोसिस में हम एक टेस्ट करते हैं, जिस टेस्ट का नाम क्या है बच्चों? सैक टेस्ट। कौन सा टेस्ट आएगा? सैक टेस्ट। तो सैक टेस्ट चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। इन विच वी हैव टू टेक द 0.5 ml एमनियोटिक फ्लूइड। क्या लेंगे शुरुआत में? 0.5 ml क्या ले लेंगे बच्चों? एमनियोटिक फ्लूइड। सेकंड पॉइंट इज द एड द 0.5 ml NS। तो पता चला पहले क्या लेंगे? 0.5 ml एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे, उसमें ऐड क्या कर देंगे? 0.5 ml NS, देन ऐड द 1 ml इथेनॉल। क्या करेंगे? 3 कंटेंट में बोल रहा हूँ, फिर से बोलता हूँ, एक बार ध्यान रखिए। तो पहला कौन सा आएगा? 0.5 ml एमनियोटिक फ्लूइड। दूसरा क्या आएगा? 0.5 ml NS, और उसमें क्या ऐड कर देंगे? 1 ml इथेनॉल ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? देन सेक द ट्यूब फॉर द 1 to 2 मिनट्स। 1 या 2 मिनट तक हम क्या करेंगे? ट्यूब को हम सेक करेंगे। देन द प्लेस द ट्यूब इनटू द वर्टिकल पोजीशन। उसके बाद हम ट्यूब को कौन सी पोजीशन में रखेंगे? वर्टिकल पोजीशन में। कितने मिनट तक बच्चों लोग? 15 मिनट तक। नेक्स्ट, आफ्टर द इंटरप्रेट द रिजल्ट लाइक दैट। उसके बाद क्या करेंगे? वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे चेक करने के बाद। उसके बाद हम रिजल्ट चेक करेंगे, देखते हैं रिजल्ट में क्या आता है। इफ द बबल्स आर प्रेजेंट, ध्यान रखना बच्चों, अगर बबल प्रेजेंट है, देखो इमेज में मैंने दिखाया गया है ऐसे, अगर भी बबल प्रेजेंट है into the tubes, then it indicate the presence of the lung surfactant, means the lung are the mature। तो पता चला तो क्या होगा? अगर बबल्स आर द प्रेजेंट है इनटू द ट्यूब्स, देन इंडिकेट क्या करेगा? प्रेजेंस ऑफ द लंग सर्फेक्टेंट। नेक्स्ट, मींस द लंग्स आर द मैच्योर। अगर बबल्स आर द नॉट प्रेजेंट, अगर बबल्स प्रेजेंट नहीं है इनटू द ट्यूब्स, देन इट इंडिकेट क्या करेगा? एब्सेंस ऑफ द सर्फेक्टेंट, मींस द लंग्स आर द नॉट मैच्योर। तो पता चला अगर बबल प्रेजेंट है तो हम इजीली क्या इंडिकेट करेंगे? कि फिटल लंग्स आर द मैच्योर। अगर बबल्स आर नॉट प्रेजेंट इनटू द ट्यूब्स, अगर बबल्स प्रेजेंट नहीं है तो क्या इंडिकेट करेगा? वो इंडिकेट करेगा एब्सेंस ऑफ द सर्फेक्टेंट। तो पता चला एंटीनेटल डायग्नोसिस कौन सा होगा बच्चों? सेक टेस्ट। सेक टेस्ट में क्या करेंगे? 0.5 ml एमनियोटिक फ्लूइड, 0.5 ml NS, देन 1 ml क्या ऐड कर देंगे? इथेनॉल। नेक्स्ट, पोस्टनेटल डायग्नोसिस। अभी क्या पढ़ा था हमने? एंटीनेटल डायग्नोसिस। अब कौन सा डायग्नोसिस आएगा? पोस्टनेटल डायग्नोसिस। उसमें भी वही टेस्ट रहेगा, क्या आएगा? सेक टेस्ट। सेक टेस्ट कैन बी परफॉर्म इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ विद द यूज ऑफ द गैस्ट्रिक एस्पिरेशन। उसमें क्या करेंगे? गैस्ट्रिक एस्पिरेशन करेंगे, बिकॉज आफ्टर द बर्थ सम फ्लूइड एस्पिरेटेड बाय द बेबी। तो इजीली आपको पता चल जाएगा पोस्टनेटल डायग्नोसिस में क्या करेंगे? सेक टेस्ट। सेक टेस्ट में इस बार क्या करेंगे? गैस्ट्रिक का एस्पिरेशन ले लेंगे, क्योंकि उसका रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि सम फ्लूइड एस्पिरेटेड बाय द बेबी। एबीजी एनालिसिस, उसमें क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज पीसीओ2 लेवल एंड द डिक्रीज द पीओ2 लेवल। उसका मीनिंग क्या होगा? आरडीएस प्रेजेंट है। तो एबीजी एनालिसिस में हम क्या देखेंगे? पीसीओ2 और पीओ2 का लेवल हम चेक करेंगे। अगर इंक्रीज है पीसीओ2 लेवल और डिक्रीज कौन सा लेवल आ जाएगा? पीओ2 लेवल। तो उसका मीनिंग क्या होगा? आरडीएस प्रेजेंट है। नेक्स्ट, चेस्ट एक्सरे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। चेस्ट एक्सरे में क्या देखने को मिलेगा?
ग्राउंड ग्लास मेटल अपीयरेंस देखने को मिलता है। कौन सा अपीयरेंस देखने को मिलेगा? ग्राउंड ग्लास मेटल अपीयरेंस, जैसे इमेज में मैंने दिखाया गया है ना, इसी तरह ग्राउंड ग्लास मेटल अपीयरेंस देखने को मिलेगा इनटू द सीवियर डिसीज कंडीशन, सो दैट इज द नॉन एज द हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम? तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है? तो क्या आएगा बच्चों? हाइलिन मेम्ब्रेन डिसीज। तो पता चला पोस्टनेटल में कितने आएंगे? सेक टेस्ट, एबीजी एनालिसिस एंड चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या देखने को मिलेगा? ग्राउंड ग्लास मेटल अपीयरेंस इन इनटू द सीवियर डिसीज कंडीशन, सो दैट इज द नॉन एज द हाइलिन मेम्ब्रेन डिसीज। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को हाइलिन मेम्ब्रेन डिसीज क्यों बोलते हैं, तो उसका रीजन क्या? क्योंकि उसमें चेस्ट एक्सरे में क्या देखने को मिलेगा? ग्राउंड ग्लास मेटल अपीयरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट, नर्सिंग केयर। चलो अब हो गया आरडीएस, तो हमारे पास क्या होगा उसके ट्रीटमेंट, हमारा एज ए नर्स क्या केयर करेंगे? द लंग सर्फेक्टेंट शुड बी रिप्लेस एज सुन एज पॉसिबल। जो भी लंग सर्फेक्टेंट है, मैंने अभी बताया था कौन कौन से थे बच्चों? लेसिथिन एंड द स्पिग्मोमाइलिन। उसको क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। और ड्रग ऑफ द चॉइस कौन सी, याद रखना बच्चों? डेक्सामेथासोन। कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होगी? डेक्सामेथासोन। नेक्स्ट, सर्फेक्टेंट आर द रिप्लेसेस बाय द इंट्राट्रेकियल रूट। अगर हमें रिप्लेस करने की जरूरत पड़ी तो कौन से रूट से करेंगे? तो याद रखना बच्चों, इंट्राट्रेकियल रूट। Continue positive airway pressure may be used for the prevention of the collapsing of the lungs alveoli. क्या देंगे? Continue of positive airway pressure देंगे। बीटामेथासोन इज द ड्रग ऑफ द चॉइस इन केस ऑफ द आरडीएस। दो ड्रग होती है, कौन कौन सी? डेक्सामेथासोन एंड सेकंड वन इज द कौन सी? बीटामेथासोन। नेक्स्ट, ड्रग डोज 12 mg OD for the 2 days by the IM route in the mother at the 28 to 32 weeks because the steroid cross the placenta and stimulate the type 2 cell for the lungs alveoli। मैंने अभी बोला था कि जो सर्फेक्टेंट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या जरूरत है? कौन से लंग की जरूरत, कौन से जरूरत पड़ेगी, कौन से सेल की? तो कौन से आएगी? टाइप 2 सेल ऑफ द लंग्स alveoli। तो उसके लिए क्या बोला? ड्रग डोज कितना रहेंगे? 12 mg OD फॉर द 2 days बाय द IM रूट। नेक्स्ट, इन द मदर ऑफ द, क्या कब देंगे उसको? 28 to 32 weeks because the steroid can the cross the placenta। steroid क्या करेगा? Cross the placenta and the stimulate the type of the 2 cell of the lung alveoli। Next, if the betamethasone is the not available then the कौन सी drug use करेंगे? dexamethasone can be also used at the alternative function। Next, तो पता चला नर्सिंग केयर में क्या करेंगे? लंग सर्फेक्टेंट शुड बी रिप्लेस एज सुन एज द पॉसिबल। उसमें कौन सी आएगी ड्रग? ड्रग ऑफ चॉइस डेक्सामेथासोन। कौन से रूट से हम देंगे अगर रिप्लेस करें? तो इंट्राट्रेकियल रूट से। नेक्स्ट, बीटामेथासोन भी हम दे सकते हैं। डोज कितना याद रखना? 12 mg OD फॉर द 2 days बाय द IM रूट इन द मदर एट द कितने वीक में देंगे? 28 to 38 वीक में, बिकॉज स्टीरॉयड क्या कर सकता है? क्रॉस कर लेगा प्लेसेंटा को। और क्या स्टिमुलेट करने की करेगा प्रोसेस? टाइप 2 सेल ऑफ द लंग alveoli। betamethasone is the not available then we can use the dexamethasone। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको आरडीएस के बारे में पता चला होगा। और विजय क्लासेस के लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखे तो प्लीज एक बार सब लेक्चर देख लीजिए। और आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू ऑल स्टूडेंट, बाय बाय।